हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो दहन और ज्वाला के बारे में, यानी कि कंबशन और फ्लेम के बारे में बच्चों, हम कंबशन के बारे में काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि कंबशन यानी कि दहन क्या है, वह प्रक्रिया है जो जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये हमने कहा था, ये क्या होती है, हमारी दहन की डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरी चीज, कैसे पता चलेगा हमें कोई पदार्थ दहन करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, दहनशील पदार्थ कहा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी, तो लकड़ी जलती है ना, जलती है, जल सकती है। ठीक, तो लकड़ी क्या है, एक दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ को ही ईंधन यानी कि फ्यूल कहा जाता है। जैसे हम बात करें पेट्रोल, तो पेट्रोल जलता है ना। अगर हम बात करें मिट्टी के तेल की, तो मिट्टी का तेल भी जलता है। तो ये सारे पदार्थ क्या है, दहनशील पदार्थ है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे पदार्थ जो नहीं जलते, उन्हें गैर दहनशील पदार्थ कहा जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें तो कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो नॉन कंबस्टिबल हैं, यानी कि गैर दहनशील है। दहनशील तो हम जानते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, चलिए, तो गैर दहनशील पदार्थ जैसे कि सीमेंट हो गया, है ना। सीमेंट क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है, वो नहीं जलता। दूसरी बात, ग्लास हो गया, है ना, ग्लास भी क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है। मिट्टी हो गई, मिट्टी भी क्या है, गैर दहनशील पदार्थ है। तो बहुत सारे पदार्थ है जिनमें आग नहीं लगती, या जो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है गैर दहनशील पदार्थ। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए थे। अब जैसे कंबशन की प्रक्रिया हो रही है, जैसे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कंबशन की प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर मेन क्या चाहिए होता है, देखो होगा क्या, ये एक फ्यूल होगा। फ्यूल यानी कि ईंधन। इसको जलने के लिए क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। अब ये एग्जॉस्ट करेगा। दूसरी चीज, ये बाहर क्या उत्सर्जित करेगा, हीट यानी कि ऊष्मा, और लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट हमने कहा कि दहन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी हमने, कि जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है, और उसे ईंधन भी कहा जाता है। जैसे हमने कहा लकड़ी है, पेट्रोल है, कोयला है। ठीक है, इन सब जो पदार्थ हैं, इनका क्या होता है, दहन होता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, दहनशील पदार्थ तो कहा जाता है। लेकिन बच्चों, इसके अलावा इन्हें हम ईंधन भी कहते हैं। तो जितने भी हमारे ईंधन है वो क्या है, सारे के सारे दहनशील पदार्थ ही होते हैं। चलो, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, कि कभी कभी दहन के दौरान क्या होता है, ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक, इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हो, ज्वाला भी उत्पन्न होती है, सॉरी, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब दहन के लिए वायु आवश्यक है, कैसे, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से जान लिया था कि क्यों जो है वो वायु जो है हमारे लिए, या हमारे जो दहनशील पदार्थ है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, दहन की प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, ऑक्सीजन जहां पर नहीं होगा वहां पर दहन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। दहन के कुछ उदाहरण हमने देख लिए थे। बात की थी हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम इसीलिए उनका होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ये हाइड्रोजन और ये क्या है, कार्बन। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब दूसरी चीज, दहनशील पदार्थ और गैर दहनशील पदार्थ जो जलते हैं, जैसे कि एलपीजी, कैरोसिन, कागज। ठीक है, ये हो गए दहनशील। और जो ऑक्सीजन में नहीं जलते वो जैसे पानी है, रेत है, कांच है, सीमेंट है, ये हो गए हमारे गैर दहनशील यानी कि नॉन कंबस्टिबल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल के। जैसे लकड़ी देखो क्या है, कंबस्टिबल है। चारकोल की बात करें, ये भी कंबस्टिबल है। ग्लास यानी कि कांच की बात करें तो ये क्या है, नॉन कंबस्टिबल यानी कि गैर दहनशील। चलो, तो एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर थी। चलो, तो यहाँ तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। फिर यहाँ पर भी हमने ये वाला पॉइंट देख लिया था बच्चों, कि
हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड, जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन हो सकता है, ठीक है, C2H5 हो सकता है, ठीक, C4H10 हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है हमारे, देखो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने, देखो इसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, इसमें 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे पूरा चैप्टर आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन। तो वहां पर आप एल्कीन्स, एल्केन, एल्काइन पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर फिलहाल हमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक इंट्रोडक्शन देखना है, वो हमने देख लिया है, ठीक है, कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो मुख्यतः इसमें क्या होते हैं बच्चों, मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, तभी तो हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड है। जैसे एलपीजी की बात करें तो एलपीजी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ये होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात करें यानी कि नेचुरल गैस की बात करें, जो कि क्या है मीथेन, यानी कि CH, मीथेन होता है बच्चों CH4, ठीक है, C4H10 होता है ब्यूटेन या पेट्रोल आदि। तो ये सारे क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट बात करें, जब कोई ईंधन जलता है तो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलती है और पानी होता है, ठीक। चलो ये तो हमने पढ़ लिया था। फिर हम लास्ट में टॉपिक की बात कर रहे थे, दहन के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हमने मुख्यतः 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा था, एक हमने एडिशनल भी देख लिया था, ठीक। सबसे पहले तीव्र दहन की बात की थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन। तीव्र दहन में क्या होता है बच्चों, बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, कम समय में बड़ी मात्रा में। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर ले एलपीजी, जो घरों में हमारा चूल्हा होता है, चूल्हा जलता किससे है, सिलेंडर से जलता है। सिलेंडर में क्या होता है बच्चों, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है बच्चों, C4H10 यानी कि ब्यूटेन, ठीक है। चलो, तो एलपीजी हमें ध्यान रखना है। तो एलपीजी जैसे हम गैस ऑन करते हैं, उसको बाहर से क्या देते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं, है ना, या तो गैस के ऊपर लाइटर जला करके, या हम कोई माचिस जला करके, या कुछ भी और चीज हम जला करके क्या करते हैं, इसको बाहर से एक क्या देते हैं, बाहर से हम इसको एक क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं, यानी कि बाहरी ऊष्मा हम इसको प्रदान करते हैं। बाहरी हीट देने के बाद तब ये जलना शुरू होता है। कभी भी आपने देखा गैस ऑन करेंगे, अगर आप उसको बाहर से कोई हीट ना दो, यानी कि लाइटर ना जलाओ, या आप वहां पर जो है माचिस ना जलाओ, ठीक है, तो जो है वो जो गैस है वो नहीं जलता है ना, नहीं जलता। लेकिन जैसे आप वहां पर आग लेके जाते हो या कोई एक्सटर्नल हीट आप देते हो, तो वहां पर क्या होता है, जो आग दहन होता है, तभी तो होगा, तभी तो गैस जलता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रैपिड कंबशन है उसमें कम समय में अधिक क्या निकलती है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमें क्या देनी पड़ती है, कोई बाहरी ऊष्मा यानी कि एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। बिना एक्सटर्नल हीट के या बाहरी ऊष्मा के यहाँ पर दहन नहीं होता, पहले। सेकेंड है धीमा दहन। इस प्रकार का दहन बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है, जो बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है। उदाहरण के लिए श्वसन धीमे दहन का एक, श्वसन क्या है, धीमे दहन का एक उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतःस्फूर्त दहन। अब ये क्या है, इसे कहा जाता है बच्चों स्पॉन्टेनियस कम्बशन, जिसमें कोई पदार्थ अपने आप जलता है। जैसे ये फास्फोरस हमें दिख रहा है, ये रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर अपने आप ही जलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती, एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता यानी कि बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप ही जलता है, स्वतः लिखा हुआ है ना, तो अपने आप ही क्या होता है, ये दहन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर भी क्या निकलता है बच्चों, ऊष्मा और प्रकाश हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ऊष्मा और प्रकाश देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा विस्फोट। विस्फोट भी हमने पढ़ लिया था। ऐसा यहाँ पर भी जो है एक्सटर्नल हीट यानी कि बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है।
अब पीछे जो हमने दो पढ़े उनमें तो हीट और लाइट निकल रही थी, तो बच्चों यहाँ पर हीट लाइट तो निकलती है, उसके साथ निकलता है साउंड यानी कि ध्वनि। तो आपने देखा होगा पटाखों का विस्फोट जब होता है तो ऐसे अपने आप ही पटाखे रखे रखे जल जाते हैं क्या? स्वतः दहन उनमें होता है? नहीं होता। पटाखों को हमें कोई एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है या प्रेशर देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट और प्रेशर। या तो उन पर दबाव बनाना पड़ता है या तो उन्हें कोई बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे कि वो जो हमारे जो पटाखे होते हैं वो विस्फोट करते हैं, है ना। फिर क्या निकलता है वहां से? हीट, लाइट और साउंड, तीन चीजें वहां से निकलती हैं, यानी कि गर्मी जिसे हम ऊष्मा कहते हैं, प्रकाश और ध्वनि वहां से उत्पन्न होती है। चलो, तो यहाँ तक तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभी आपको रिवाइज भी हो गया होगा सही से। चलिए, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं दो डिफरेंट चीजों की, एक है पूर्ण दहन और एक है अपूर्ण दहन, है ना। पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। चलिए, तो पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन की बात करते हैं। अब वायु आपूर्ति की मात्रा और उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर दहन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकारों में? दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। एक है हमारा पूर्ण दहन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंप्लीट कंबशन। तो आपने पढ़ा होगा ये कुछ पदार्थ जो है वो कंप्लीट कंबशन करते हैं और कुछ पदार्थ जो है वो अपूर्ण दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण और दहन यानी कि कंबशन। चलिए, यदि हाइड्रोकार्बन ईंधन पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन में जलता है, यदि कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन ईंधन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ईंधन। हाइड्रोकार्बन ईंधन का मतलब अब आप समझ रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है वो हमारा हाइड्रोकार्बन ईंधन हो गया, है ना, जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन में जलता है, जब उसको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको जलने के लिए जब पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रही है? ऑक्सीजन या हवा मिल रही है, तो वो जो दहन होता है उसे कहा जाता है पूर्ण दहन। अब यहाँ पर उत्पाद क्या होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनता है? वो बनता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। वाटर यानी कि पानी, ऊष्मा यानी कि गर्मी जिसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्रकाश। ये पूर्ण दहन के उत्पाद हैं, ठीक है। आपने देख लिया पूर्ण दहन के उत्पाद क्या है। और पूर्ण दहन कब होगा? कि जब कोई हाइड्रोकार्बन ईंधन हवा में जलता है, जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। और इसी का उल्टा होगा अपूर्ण दहन, कि जब हाइड्रोकार्बन ईंधन को पूरी ऑक्सीजन यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या हवा नहीं मिल रही, तभी तो होगा अपूर्ण दहन। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि हाइड्रोकार्बन ईंधन को अपर्याप्त मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा हवा और ऑक्सीजन, तो दहन को अपूर्ण दहन कहा जाता है। तो वो जो दहन होता है उसे अपूर्ण दहन कहा जाता है। अब प्रोडक्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो, जब जलता है पूरे अच्छे तरीके से, है ना, ऑक्सीजन के साथ, जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तब हमारा जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि उत्पाद बनता है वो होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब नहीं जलता तब बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान कैसे रखेंगे? डाइऑक्साइड यानी कि दो ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड यानी कि सिर्फ एक ऑक्सीजन, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कालिक, पानी वाटर, गर्मी ऊष्मा, और लाइट यानी कि प्रकाश। तो ये अपूर्ण दहन के उत्पाद हैं। चलो, इतना आप नोट कर लो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, चलिए, तो यहाँ पर दो पॉइंट आप समझ चुके हैं कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में दहन होगा तो वो क्या होगा बच्चों? पूर्ण दहन। और जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी तो वो होगा अपूर्ण दहन। प्रोडक्ट भी दोनों में अलग अलग बनेंगे, यानी कि उत्पाद भी अपूर्ण में और अपूर्ण में दोनों में अलग अलग बनेंगे। जैसे पूर्ण में उत्पाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और अपूर्ण में कार्बन मोनोऑक्साइड। कालिक यानी कि जिसे हम कार्बन कहते हैं, वाटर गर्मी प्रकाश, और बच्चों साथ में कुछ यहाँ पर अपूर्ण दहन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो पूरी तरीके से नहीं जले हुए होते, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो वायु में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण दहन बहुत ज्यादा हानिकारक भी है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बस हमें इतना पॉइंट ध्यान में रखना है।
चलिए, अब इनकम्प्लीट कंबशन है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो अनबर्न्ड रहते हैं। चलिए, जलने के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार है। चलिए, तो दहन के लिए या जलने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं दहन के लिए? जैसे हम कहें, जैसे हमें लकड़ी को जलाना है, तो उसको जलाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं? पहला, लकड़ी होनी चाहिए, है ना। जलाने के लिए अगर हमें लकड़ी जलानी तो लकड़ी तो होनी चाहिए, यानी कि ईंधन पहले होना चाहिए, यानी कि फ्यूल हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, तभी तो पूर्ण दहन होगा, क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा तभी तो। ठीक है, दूसरी चीज हमें चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इग्निशन टेम्परेचर किसे कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि कैरोसिन जो है, अगर हम मिट्टी के तेल की बात करते हैं तो मिट्टी का तेल आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। या एलपीजी की बात करें, है ना, गैस सिलेंडर की बात करें, गैस की बात करें, जब हम घरों में चूल्हा जलाते हैं, एकदम से माचिस जलाए, एकदम से वो जलने लग जाता है ना। वैसे ही हमने पेट्रोल भी देखा है, एकदम से आग जलाते ही पेट्रोल एकदम से जलने लग जाता है, वो तो काफी दूर से भी अगर हम जलाते हैं तो भी वो जलने लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लकड़ी की बात करें, लकड़ी के ऊपर हम माचिस लेके जाएं, क्या एकदम से वो जलने लग जाता है? नहीं जलता, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और हवा की उपस्थिति में जलता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस क्या करेगा? आग पकड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कैरोसिन की तो उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है ना। और अगर हम बात करें लकड़ी की तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है ना। डिफरेंस है यहाँ पर। चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं लकड़ी को जलाने की, तो सबसे पहली चीज हमारे पास लकड़ी होनी चाहिए, यानी कि फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के तो दहन की प्रक्रिया होगी नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना है। तो लकड़ी को पहले उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना है, फिर वो जलेगा। ठीक, तो यहाँ पर तीन चीजें। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि दहन केवल तभी संभव है जब पदार्थ दहनशील हो। ठीक है, जब पदार्थ क्या हो? दहनशील होगा, यानी कि कंबस्टिबल होगा, तभी तो कंबशन पॉसिबल है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सीमेंट है, सीमेंट हमने ले ली, तो सीमेंट तो जलती ही नहीं है ना। तो यहाँ पर पहली कंडीशन वो क्वालिफाई नहीं करेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? जैसे हम कहते हैं ना, क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए क्लास 9th में पास होना जरूरी है ना। या क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए क्लास 8th में पास होना जरूरी है। अगर आप क्लास 8th में पास ही नहीं हुए तो आप क्लास 9th में कैसे जाओगे? तो वैसे ही अगर ये पहली वाली जो इसके क्वालिफिकेशन है, या पहला जो इसका आवश्यक शर्त है, यही अगर पूरी नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, पहले ही तो पहला पॉइंट है, हमें क्या करना है? दहनशील पदार्थ हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, दहन समर्थक की उपस्थिति, यानी कि दहन के समर्थक के लिए जो जरूरी है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। अब वो है बच्चों ऑक्सीजन या वायु। हम कहते हैं वायु इसीलिए कह रहे हैं, अब आप कहेंगे कि मैम कह रही हैं ऑक्सीजन भी और वायु भी। वायु इसीलिए बच्चों, वायु में ही क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करें तो भी ठीक है, अगर हम कह रहे हैं वायु, तो ये अंडरस्टूड बात है कि वायु में पहले से ही क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। हम जानते हैं वायु यानी कि एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि अनेकों अनेक गैसेस का, यानी कि अलग अलग गैसेस का क्या है? मिश्रण है। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, की पर्याप्त आपूर्ति, यानी कि ऑक्सीजन या वायु की पर्याप्त आपूर्ति चाहिए वहां पर। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन या वायु चाहिए बच्चों। चलिए, और नेक्स्ट है हमारा ईंधन के लिए प्रज्वलन तापमान। अच्छा, इसको किंडलिंग तापमान भी कहा जाता है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलो, तो ये आवश्यक शर्तें जो है वो आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर हम बात करें आग को बुझाने के लिए, तो आग को बुझाने के लिए इन तीनों शर्तों में से एक भी शर्त अगर हट गई तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। ठीक है, अगर कहीं पर आग लगी हुई है, हमने वहां से ऑक्सीजन हटा दी तो आग बुझ जाएगी। हमने वहां से दहनशील पदार्थ हटा दिया या उसका इग्निशन टेम्परेचर वो कर दिया, है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर को हटा दिया,
ठीक है, ज्यादा गर्म है उसको कूल डाउन कर लिया, ठंडा कर दिया उसको, तो क्या हो जाएगा, आग अपने आप ही बुझ जाएगी। बाकी आगे हम आग को बुझाने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने देख लिया दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आप क्या कर लीजिए, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए खुद से, तो ऐसे में क्या होता है, हमें वो अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए, चलो अच्छा, प्रज्वलन तापमान के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यदि किसी पदार्थ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम है, ठीक है, कोई पदार्थ है उसका तापमान उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो वह आग नहीं पकड़ेंगे और ना ही जलेंगे, तब वो आग नहीं पकड़ेंगे। ठीक, विभिन्न पदार्थों के लिए प्रज्वलन तापमान अलग अलग होते हैं, जैसे कैरोसिन, कैरोसिन बच्चों यानी कि मिट्टी का तेल का प्रज्वलन तापमान लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से कम होता है। ठीक है, कैरोसिन का तापमान लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से कम होता है, वो हमें पता है, क्योंकि कैरोसिन जल्दी यानी कि मिट्टी का तेल जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, लकड़ी लेट में आग पकड़ती है, तो हमें पता है कि कैरोसिन का जो प्रज्वलन तापमान है वो लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से तो कम होता है। अगर हम बात करें पेट्रोल, तो पेट्रोल का जो प्रज्वलन तापमान है वो भी लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से काफी कम होता है, क्योंकि पेट्रोल भी एकदम से आग पकड़ लेता है। ठीक, तो वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है तथा जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है यानी कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और आसानी से आग भी पकड़ लेते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है ज्वलनशील पदार्थ। ठीक, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, अल्कोहल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जल्दी आग पकड़ लेती हैं, यानी कि बच्चों इनका जो ज्वलन ताप है, या हम इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन तापमान इसे कहते हैं, वो क्या है, बहुत कम है। तो आपने देखा भी होगा ये सारी बातें, ये सारी चीजें। चलिए, तो ये तो बात थी प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर की। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कोई भी पदार्थ तब जलना शुरू होता है जब वह एक निश्चित न्यूनतम तापमान या ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि लकड़ी के टुकड़े को आग पकड़ने से पहले कुछ समय तक गर्म करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि लकड़ी का जो प्रज्वलन तापमान है वो ज्यादा होता है, पेट्रोल या हम बात करें सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, अल्कोहल, इनके अगर हम कंपैरिजन करें इनके साथ लकड़ी का, तो हम क्या देखेंगे कि लकड़ी जो है इनके कंपैरिजन में, ये तो सीधा जैसे हम इनको एक्सटर्नल हीट देते हैं, जैसे इनके पास माचिस की तीली लेकर के जाते हैं, ये सीधा जलने लग जाते हैं। लेकिन लकड़ी तो हमने देखी है उसी समय थोड़ी ना जलती है। लकड़ी पहले क्या होगी, जब हम आग जलाएंगे, जब हम उसको आग के ऊपर ले जाएंगे, तो पहले वो क्या होती है, गर्म होती है। तो वो गर्म क्यों होती है, वो पहले अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचती है। जैसे ही वो इनफ गर्म हो जाती है यानी कि अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाती है, तब वो जलना शुरू करती है। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि कोई पदार्थ तभी जलना शुरू करता है, कोई भी पदार्थ की बात करें, जैसे अगर हम कपड़ा लें तो कपड़ा जलता है ना, लेकिन कपड़े को आग के ऊपर ले जाएं तो एकदम से जलता है, थोड़ा सा टाइम तो वो भी लगाता है। हालांकि वो लकड़ी जितना टाइम नहीं लगाता, क्योंकि लकड़ी काफी समय लगाती है, लेकिन कपड़ा भी जो है एकदम से नहीं जलता, थोड़ा टाइम लगाता है। अब कपड़े में भी अलग अलग वेराइटीज है ना, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, तो कुछ कपड़े जो है जल्दी आग पकड़ते हैं, कुछ कपड़े थोड़ा देर में आग पकड़ते हैं। तो ऐसा क्यों, तो अलग अलग जो पदार्थ है वो कब जलना शुरू करते हैं, जब वह एक निश्चित न्यूनतम तापमान पर या ज्वलन तापमान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन पदार्थों का ज्वलन तापमान कम होता है वे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। वो हम जान के, जैसे कि एलपीजी है, अल्कोहल है। अब हमने कपड़ों की बात की थी, है ना, एक फाइबर है नायलॉन फाइबर, तो नायलॉन फाइबर आग के ऊपर ऐसा हल्का सा भी आग के पास में ले जाएंगे ना हम, तो वो जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि उसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा और भी अलग अलग फाइबर्स होते हैं, और भी अलग अलग हमारे पास फाइबर होते हैं, लेकिन उनका ज्वलन ताप इतना ज्यादा कम नहीं होता, किसी का होता है किसी का नहीं होता। ठीक,
चलिए, तो कुछ पदार्थ अपने आप जल जाते हैं इस प्रकार के दहन को, जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि फास्फोरस है जो अपने आप जल जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस है तो वो कमरे के तापमान पर अपने आप ही जलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार का जो दहन है उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। तो वह अपने आप जल जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रज्वलन तापमान है यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है वो कमरे के तापमान के बहुत करीब होता है। अच्छा, वो क्यों जलते हैं बच्चों? तो इसको हमने इग्निशन टेम्परेचर से एक्सप्लेन किया है। अभी हमने टाइप्स ऑफ कंबशन में पढ़ा था, है ना, तीव्र दहन, स्वतःस्फूर्त दहन, इसके अलावा विस्फोट के बारे में पढ़ा था। तो स्वतः में हमने क्या पढ़ा था? स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो फास्फोरस है वो अपने आप ही कमरे के तापमान पर जलने लग जाता है ना, उसको हमें कोई बाहरी ऊष्मा नहीं देनी पड़ती, अपने आप ही। क्यों बच्चों? क्योंकि उसका जो तापमान है वो कमरे, उसका जो प्रज्वलन तापमान है यानी कि इग्निशन टेम्परेचर है वो कमरे के तापमान के बहुत करीब होता है, इसीलिए वो अपने आप जल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल भी, सफेद फास्फोरस, इसका प्रज्वलन तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, चलिए, तो बच्चों इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या आवश्यक शर्तें हैं दहन के लिए। साथ ही हमने दहनशील पदार्थ, गैर दहनशील पदार्थ के बारे में बात की साथ में पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन के लिए। ठीक है, अपूर्ण दहन के बारे में तो काफी सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े, तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।